नमस्कार। साहित्यिक नमस्ते। टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज जो प्रसिद्ध साहित्यकारा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि आज उनके साथ जुड़ने का हमें मौका मिला है। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कोलकाता से कविता कोठारी जी, जो कि एक शिक्षिका भी हैं और लेखिका भी हैं। और इनकी जो है पुस्तकें प्रकाशित भी हो चुकी हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं उनसे जुड़ी हुई हैं, उनसे सम्मान भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। और साथ ही ये जो है राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसकी जो है मेंबर भी हैं। और साहित्यिकी की और हिंदी कविता, हिंदी शिक्षण और काव्य गरिमा हिंदी साहित्य मंच, इसकी भी जो है ये मेंबर हैं। इसके साथ ही इनके जो एकल काव्य संकलन है प्रयाण, जो है वो मुख्यतः जो है इनमें नाम आता है। और इसके साथ ही अनेक जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें इनके लेख और कविताएं जो हैं वो प्रकाशित समय समय पर होती ही रहती हैं। तो आज जो है हम कविता जी का हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और दो पंक्तियां आपके लिए कहना चाहूँगी कि मकरंद सी तासीर, गुलकंद सी शख्सियत है इनकी। मकरंद सी तासीर और गुलकंद सी शख्सियत है इनकी, कुदरत की रहमतें हैं ये किसी किसी पर ही बरसती है। तो आज हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ कविता जी। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी, मंच को नमन, नमस्ते। और मुझे भी आज यहाँ आपसे जुड़कर, इस मंच से जुड़कर बहुत खुशी हो रही है और बड़े गर्व का अनुभव हो रहा है, सच पूछे तो। जी। और आप मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जी, मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा मुझे रही गरिमा बहुत ही जी। अच्छा लगा कि आज आपने हमारे मंच को जो है अपना कीमती समय दिया। तो अब जो है हम अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में जो चर्चा है वो शुरू करते हैं। उसके बारे में हम धीरे धीरे आपकी यात्रा के बारे में विस्तार से हम जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो मैं यही पूछना चाहूँगी कि आपकी इस साहित्यिक यात्रा की शुरुआत किस प्रकार हुई? आप लेखन की दुनिया में किस प्रकार से आई? जी, अगर मैं बताऊँ तो पहले करीबन 32 साल पहले मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी। जी। वो मैंने विवाह के बाद ही लिखा था, लेकिन उसके पहले मेरे स्कूल या कॉलेज में मैंने कभी कोई कविता नहीं लिखी जी। और वो भी मेरी भावाभिव्यक्ति थी। विवाह के 2-4 साल बाद मैंने वो लिखी है और वो मेरी पहली कविता है जिसका नाम है बचपन। जी। तो जब हम बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर भावाविभोर होते हैं, तो कविता के माध्यम से अभिव्यक्त होता है और बचपन एक ऐसा समय है, तब हमें जब ससुराल में होते हैं, तो वो बचपन के दिन याद आते हैं। बिल्कुल। तो उस पर मैंने अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए वो कविता लिखी थी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिर कविता लिखती रहूँगी आगे। तो यदा-कदा मैंने 2-4 कविता लेख आदि लिखे। इस पूरे लंबे अंतराल के बाद मैंने अभी सिर्फ़ 2-3 वर्षों से मैं कविता लिख रही हूँ जी। और लगातार लिख रही हूँ। इसके बीच मैं कंटेंट राइटिंग करती थी थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसे में आप लोग जैसे मंच, गरिमा साहित्यिक मंच आदि मंचों से जुड़ने के बाद, आप लोगों से मिलने के बाद और भी ज़्यादा प्रोत्साहित हो रही हूँ और लिख रही हूँ। अब मैं निरंतर लिख रही हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है। और आपने जो अपनी पहली जो रचना है वो 32 साल पहले लिखी, और सच में ये एक अच्छी बात है। और अभी हम चाहते हैं कि अब हमारे श्रोताओं को आप अपनी कोई प्यारी सी रचना आप सुनाएं, जो भी आपको पसंद ज़रूर हो। मैम, ज़रूर। मैं आपको वही रचना सुनाना चाहती हूँ सबसे पहले। मेरी कविता का शीर्षक है बचपन। जी। ये मेरी पहली कविता है। सोचती हूँ मिल जाए कहीं वह जादू की छड़ी। सोचती हूँ मिल जाए कहीं वह जादू की छड़ी, तो मांग लूं उससे बचपन की वह घड़ी। वह निर्मल मन, वह निश्चल पल, वह विस्तृत नभ, वह नन्हे पर। उड़ जाऊं एक बार फिर से खुले आसमान में, निकल पड़ूं ढूंढने नई दिशाएं। हो जाए शिथिल, हो जाए शिथिल जब नन्हे पर मेरे,
सो जाऊं निश्चिंत हो माँ की गोद में और खो जाऊं मधुर सपनों के देश में। याद आता है बचपन जब जीवन सुंदर वसंत था, हर पल था कोमल सुरभित पुष्प सा। तब अनजान थी पतझड़ के सूखे पल्लवों के धराशाही हो, पैरों तले रौंदे जाने के मर्म से। जब अल्हड़ नदी सी बल खाती इठलाती बहा करती थी अपनी मौज में, तब अनजान थी सागर की गहराइयों से। सोचती हूँ इस जीवन की कहानी भी अगर सोचती हूँ इस जीवन की कहानी भी अगर उन परियों की कहानी जैसी होती, तो मुझे भी मिल जाती वह जादू की छड़ी, मांग लेती उससे बचपन की वह घड़ी। बहुत खूबसूरत। और सच में ये आ, कविता जो है वो आपकी भावाव्यक्ति को जो है प्रस्तुत करती है, आपके मन के भावों को जो है प्रस्तुत करती है। और इसके साथ ही अब अगला जो प्रश्न है वो थोड़ा सा व्यक्तिगत है कि आपकी कविता जो लेखन है, आपके इस पूरी अब तक की जो यात्रा रही, लेखनी रही, इसमें आपके परिवार का कितना सहयोग रहा? आप परिवार ने किस प्रकार सहयोग किया? बिल्कुल मैम, मैं कहना चाहूंगी कि शायद मैं आज यहाँ बैठी ही नहीं होती अगर मेरे परिवार का सहयोग नहीं होता। तो ये हर कदम पर मुझे अपने परिवार का सहयोग मिला है। जी। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं एक कंजर्वेटिव मारवाड़ी फैमिली में मेरा विवाह हुआ, जी। और मैं मारवाड़ी हूँ और मारवाड़ी फैमिली में मेरा विवाह हुआ। और वहाँ पढ़ाई लिखाई को ऐसा कोई महत्व नहीं दिया जाता था। मैं उस वक्त जब जिस वक्त मेरा विवाह हुआ, उस समय वह समय वैसा था जब 21-22 वर्ष में ग्रेजुएशन तो बहुत ज्यादा एक पढ़ाई हो जाती थी, जी। तो उसके बाद विवाह कर दिया जाता था। और जी। तब मैंने भी ऐसा कोई प्रतिवाद नहीं किया, मैं भी तैयारी थी, क्योंकि मैं देखती थी यही नॉर्म है हमारे परिवार में और हमारे समाज में, तो मैंने विवाह किया। लेकिन मुझे पढ़ने का हमेशा से शौक रहा, और मेरे जीवन साथी ने, मेरे पतिदेव ने मुझे बहुत बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया। और मैं विवाह के 16 वर्षों बाद, 17 वर्ष बाद मैं फिर से पढ़ाई करना प्रारंभ की। मैंने ग्रेजुएशन किया था, फिर मैंने मोंटेसरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया। जी। उसके बाद मैं स्कूल ज्वाइन की, और मैं श्री शिक्षा यतन कोलकाता का बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल है, विख्यात, उसमें मैं पढ़ा रही हूँ प्राथमिक विभाग में 18 वर्षों से। और वहाँ पढ़ाते पढ़ाते मैंने ज्वाइन करते ही वहाँ से ही मैंने एमए की परीक्षा दी। मैंने हिंदी में एमए किया है और बीएड किया, और मैं अभी भी पढ़ रही हूँ। मैंने अभी काउंसलिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स किया। वाह! तो ये सभी मेरे पति के सहयोग बिना बिल्कुल संभव नहीं था, और मेरे बिल्कुल। सभी परिवार के सभी लोगों ने काफी सहयोग दिया और मुझे प्रोत्साहित किया, जिस वजह से आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। बहुत अच्छी बात है ये कि परिवार का सहयोग मुझे लगता है एक स्त्री को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल और मैम। मुझे लगता है किसी की ग्रोथ को शायद हम नहीं रोक सकते, लेकिन अगर कोई साथ होता है तो वो जो उसका विकास है वो और बेहतर हो सकता है। नहीं, बहुत सही है, लेकिन मैम मैं अपने संदर्भ में यही कहना चाहूंगी कि शायद मैं, देखिए हम सब में कुछ ना कुछ संभावनाएं रहती है, लेकिन वो निखर के बाहर नहीं आ पाती अगर हमें सहयोग नहीं मिलता है। बिल्कुल। मैंने कभी कुछ ऐसी चेष्टा भी नहीं की। मेरे पति ने ही मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया और मुझे हमेशा कहते रहे कि नहीं तुमको कुछ करना है। उन्होंने ही मुझे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, और आज भी वो पूरा समर्थन करते हैं मेरे लेखन में भी, हर तरह से। और मेरी बहू है, वह भी मेरा पूरा समर्थन करती है। मेरा भाई, वो मेरा बहुत बढ़िया क्रिटिक है, तो उसकी वजह से मैं और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित होती रहती हूँ। बहुत अच्छी बात है ये। सबका समर्थन है, और उसके बिल्कुल। अतिरिक्त मेरे दोस्तों का, सब पाठकों का, उनका तो समर्थन है ही, जो हमें समय समय पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आपको सभी इतना सहयोग करते हैं। और इसके साथ ही अगला प्रश्न जो है हम आपसे ये करना चाहेंगे कि एक प्राइमरी जो स्कूल में अगर पढ़ाना, जो कि बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चुनौतीपूर्ण है अपने आप में, और उसके साथ आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी रही हैं, और आपने एक बहुत लंबे समय तक आपने पढ़ाया है, आप अभी भी पढ़ा रही हैं, तो ये सब चीज़ें और इसके साथ लेखन आप कैसे मैनेज कर पाती हैं? किस तरह से आपने जी, जो है लेखन तो मेरा पैशन बन गया है अब, और पिछले 2-3 साल से मैं निरंतर लिखती रहती हूँ। मुझे सुबह का समय
इसके लिए सबसे अच्छा लगता है और मैं जो भी लिखती हूँ जनरली मैं सुबह ही लिखती हूँ। हुँ, इसके अलावा कभी कुछ ख़्याल आता है तो कुछ नोट कर लेती हूँ, बाद में फिर उस पर सोच-विचार करती हूँ। तो समय निकाल लेती हूँ और जब आपको कुछ अच्छा लगता है कोई काम तो अपने आप ही समय निकल आता है मैम। बिल्कुल, बिल्कुल। और पसंदीदा जो चीज़ें होती हैं उनके लिए हाँ मुझे लगता है जी। समय निकालना नहीं पड़ता, समय स्वतः ही निकल जाता है। हम हाँ, खुद ये भी ज़रूर है कि मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं सेवानिवृत्त हूँ, तो मैं फिर बहुत और ज़्यादा मैं लिखूँ और औरों को देखती हूँ हर विषय पर निरंतर लिख रहे हैं, तो कभी-कभी समय की पाबंदी की वजह से पाबंदी सच से में हम उतना नहीं कर पाते हैं, जितना बिल्कुल, काम करते हुए थोड़ी-सी एक वो समय वाली बात तो होती ही है मैम, लेकिन बिल्कुल। उसके अतिरिक्त भी जब समय मिलता है, तो मैं लिखती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा बिल्कुल, लगता है। बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले और आप बहुत लिख पाओ जितना आपके मन में है, जो कुछ भी आप हाँ, लिखना हाँ। चाहते हो। और धन्यवाद। अगला जो प्रश्न है वो हम यही आपसे पूछना चाहेंगे कि लेखन की जो प्रेरणा है वो आपको किस प्रकार मिली? मैम प्रोत्साहन ही मेरे को लगता है इसमें बड़ी बहुत बड़ा एक वो है। मुझे स्कूल की तरफ से, मेरे विद्यालय की तरफ से मधुबन पब्लिकेशन के लिए सम्मानित करने के लिए मुझे चुना गया था और वहाँ सम्मान मिला, बड़ा अच्छा अनुभव लगा मुझे और मुझे लगा कि मैं लिख सकती हूँ, मुझे ऐसा लगा। फिर जब पहली बार मेरी कविता सुने लोग मेरे मैं अपने घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर करती थी, सो सब मुझे प्रोत्साहित करते थे कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो, लिखो तुम और आगे लिखने की कोशिश करो, तुम लिख सकती हो। तो इस तरह से सभी की प्रेरणा से लिख रही थी, बाकी तो ईश्वर की प्रेरणा तो है ही। उन्हीं के उनके उनकी मर्ज़ी के बिना तो शायद ये मुश्किल था। तो मुझे सुबह का समय इसलिए भी उपयुक्त लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जुड़ सकती हूँ उनके साथ और उस वक़्त हमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं वह समय ऐसा है जब मेरे अंदर अपने आप ही भावनाएँ आती हैं और मैं लिख पाती हूँ। तो मैं सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ और सुबह-सुबह ही मैं लिखने का लेखन कार्य सुबह ही करती हूँ। बहुत ही अच्छी बात है ये कि आप सुबह का समय जो है वो अपने लेखन कार्य को दे पाती हैं। और इसके साथ ही लेखन के साथ-साथ आप और क्या-क्या करना पसंद करती हैं? जी, मुझे गायन का शौक है, अभिनय और नृत्य, जी, इन तीनों का ही शौक है, वैसे कुकिंग भी अच्छा लगता है, हमेशा से ही मैं हर चीज़ मुझे कुछ सीखना नया-नया अच्छा लगता है हमेशा, लेकिन हाँ, मुझे गाने का और अभिनय का बहुत शौक है। बहुत ही अच्छी बात है और स्कूल में बिल्कुल भी मैंने कभी लेखन के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मैं हमेशा गाने के हर कार्यक्रम में मैं रहती थी हमेशा, नृत्य में आगे रहती थी और अभिनय का मुझे बहुत शौक है, जब समय मिलेगा तो मैं भविष्य में अभिनय करना चाहूँगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं कि आपको ज़रूर ऐसा मौका मिले और धन्यवाद। भगवान ने आपको इतना खूबसूरत बनाया भी है, आप अभिनय बिल्कुल और आप में इतना जो है टैलेंट जिसे हम कह सकते हैं वो बिल्कुल है और आप कर सकती हैं। जी, कोई बात नहीं मैम, बस मुझे ये लगता है और कि अगर हम सच में दिल से कुछ करना चाहें, तो ऐसी कोई बात नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये मैंने अपने अनुभव से ही देखा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लिखूँगी और मैं लिख रही हूँ। तो हम सभी में इस तरह का बहुत कुछ रहता है हुनर जो हम शत प्रतिशत अपने पोटेंशियल को यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए शायद बिल्कुल। हम नहीं कर पाते। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस शौक है और चाहती हूँ कि ठीक है, जब नहीं, समय मिले बिल्कुल। तो मैं ज़रूर करूँ पूरा। आपके शौक जो है वो बिल्कुल पूरे हों और भगवान बिल्कुल आपको जो है नवाज़ेगा इन सब चीज़ों से कि आप अपने शौक जो है वो पूरे कर पाएँगे। इसके साथ ही अगला प्रश्न जो है वो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी जो रचनाएँ हैं वो मुख्यतः किन विषयों पर आधारित रहती हैं? जी, मेरा लिखने का भी मकसद यही है मैं सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रचनाएँ ज़्यादा लिखती हूँ जी, और मैं चाहती हूँ कि मैं समाज के प्रति मेरा एक कर्तव्य बनता है और मैं अपने रचना के माध्यम से वह पूरा करना चाहती हूँ और मेरी आगे भी यही इच्छा है कि मेरी कविताएँ मैं ब बाल कविताएँ भी लिखी हूँ मैंने लिखा है कई, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं ये कविताएँ पाठ्यक्रम में जुड़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये कविता पहुँच सके, कविताएँ। तो मेरी सामाजिक सरोकार से जुड़ी कविताएँ ज़्यादा हैं। जी, जी। तो इसी बात पर अब हमारे श्रोताओं को आप अपनी कोई रचना आप सुना दीजिए। ज़रूर मैम। मैम अभी 26 जनवरी हाल-फिलहाल ही गया था और मैं उस पर एक रचना अपनी आपको सुनाना चाहती हूँ और सभी दर्शकों को।
26 जनवरी देश के इतिहास के पन्नों में अंकित एक स्वर्णिम दिन, या कैलेंडर के पन्नों में महज एक और छुट्टी का दिन? देश के इतिहास के पन्नों में अंकित एक स्वर्णिम दिन, या कैलेंडर के पन्नों में महज एक और छुट्टी का दिन? सुनहरा दिन तब्दील हो जाता है सुनहरे मौके में, जब मौका परस्त कोई कसर ना छोड़ते इसे भुनाने में। खो जाती है शहीदों की शहादतें रेस्तरां, मॉल, सिनेमा घरों की लंबी कतारों में। खो जाती है शहीदों की शहादतें रेस्तरां, मॉल, सिनेमा घरों की लंबी कतारों में। जो परोस दी गई सजाकर प्लेट में, किया ना हमने पुरुषार्थ कोई, ना जिया जिसे, याद रखेंगे हम कैसे उसे? जो परोस दी गई सजाकर प्लेट में, किया ना हमने पुरुषार्थ कोई, ना जिया जिसे, याद रखेंगे हम कैसे उसे? आए श्रेष्ठ संकल्पों के श्रद्धा सुमन चढ़ाएं उन्हें, सहेजे धरोहर छोड़ गए जो हमारे हवाले वे। अधिकार हमें जो याद रहे, अधिकार हमें जो याद रहे, तो दायित्व भी ना भूलें हम। आए साकार करे उनके सपनों का भारत हम, आए साकार करे उनके सपनों का भारत हम। बहुत ही खूबसूरत आपकी कविता है, और बिल्कुल अधिकार और कर्तव्य जो है, दायित्व जो है, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। जी और जो गणतंत्र दिवस है वो इसके बारे में ही हमें जो है अवगत कराता है। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक हों। जी मैम। तो इसके बाद जो है अगला जो प्रश्न है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आपकी ये जो रचनाएं हैं वो मुख्यतः आपने बताया कि किन विषयों पर आधारित है। तो ऐसा कोई विषय जिस पर आपको लगा कि आपको यहाँ इस विषय पर लिखने में कुछ कठिनता आई? आप कुछ एक वो होता है ना, चुनौतीपूर्ण रहा इस कविता को लिखना, इस विषय पर लिखना? मैम, ऐसा कोई सोच कर तो कभी मैंने ऐसा लिखा नहीं है। हाँ, ऐसा होता है कई बार, जैसे साहित्यिक जिन ग्रुप्स के साथ में जुड़ी हुई हूँ, कि वहाँ से जैसे आपके ही ग्रुप में हमें कुछ दे दिया जाता है शीर्षक जिस पर लिखना होता है। तो मैं बिल्कुल इस बात के लिए आपके ग्रुप की बहुत, काव्य गरिमा हिंदी साहित्य ग्रुप की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहूँगी। बहुत सुंदर-सुंदर विषय आपने दिया है, जब हमें सोचने के लिए थोड़ा मजबूर करता है। अभी मैंने लिखा हाल-फिलहाल ही, आपने आपके बहुत सारे साझा संकलन में मेरी कविताएँ हैं। और अभी हाल में मैंने लिखा था, जब आपने वो दिया था शीर्षक बेनाम चिट्ठियाँ, तब थोड़ा-सा सोच रही थी कि किसके लिए लिखूँ, और फिर मैंने ईश्वर पर लिखा था। मैंने उनको एक बेनाम चिट्ठी लिखी है, तो उस वक़्त थोड़ा-सा एक सोच रही थी कि क्या लिखूँ, लेकिन हाँ, बाद में जब एक बार उसमें आ जाते हैं लय में, तो फिर दिक्कत नहीं आती है। शीर्षक ही कुछ ऐसा था कि ऐसी ना जाने हाँ, कितनी अनकही बातें होती हैं जो हमारे मन में रह जाती हैं। बहुत ही अच्छा शीर्षक था, और आप जब भी कोई शीर्षक देते हैं, बहुत ही सुंदर रहता है, जो हमें सच में सोचने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल। तब मैंने ज़रूर थोड़ा चिंतन किया कि मैं आखिर किसको लिख सकती हूँ ये चिट्ठी। बिल्कुल, धन्यवाद। और सच में बहुत ही आपने उम्दा रचना जो है उसमें प्रस्तुत की है। और अगला जो प्रश्न है मैं थोड़ा साहित्य से संबंधित आपसे पूछना चाहूँगी जी, कि आज का जो समय है उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे साहित्य का जो स्वरूप है वो बदलता जा रहा है। साहित्य की जो मायने हैं वो बदलते जा रहे हैं। आजकल हमारा लेखन जो है वो बदल रहा है। पहले पुस्तकें प्रकाशित करना इतना मुश्किल होता था, लेकिन आज के समय में नहीं है। आज जो है अगर कोई कवि लिखता है वो तो तुरंत अगले दिन जो है उसको देखते हैं कि लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। तो हुँ। ऐसे समय में हमारे साहित्य के बदलते स्वरूप पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, साहित्य तो हमेशा से ही हमारे समाज का दर्पण रहा है, लेकिन हम समाज को जैसा है वैसा दिखाकर, आखिर इसी तरह से टीवी में, सीरियल्स आदि में भी यही दिखाया जाता है, और हम इस बहाने कुछ तो भी दिखा रहे हैं। तो हमारे साहित्य का मकसद एक ही है कि हम समाज तक जो बातें, जो सामाजिक मूल्य हैं, उनको फिर से पुनः स्थापित करें, जी। और उसके लिए हम सभी साहित्यकारों की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बन जाती है। जी। तो हमें बहुत ध्यान से
साहित्य रचना के बारे में सोच कर रचना करनी चाहिए और इस तरह से हमेशा कि हमें उसके लिए मान-सम्मान मिले और हमारी कोई पुस्तक निकल आए और हम किसी तरह से बस रातों-रात ख्याति प्राप्त हो जाए, ऐसा बिल्कुल। नहीं सोचना चाहिए क्योंकि एक साहित्यकार की एक समाज के प्रति बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी का ख़्याल रखना चाहिए मैम। मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता है और पढ़ने का कोई अंत नहीं है मैम। जीवन पर्यंत हम पढ़ सकते हैं और नई बातें सीख सकते हैं। मैं अभी भी चाहती हूँ बहुत कुछ अभी ऐसा है जो नहीं पढ़ा और बहुत कम पढ़ने का अवसर मिलता है स्कूल के साथ। तो मैं बिल्कुल। ये भी चाहूँगी कि आगे और पढ़ सकूँ और अच्छा लिख सकूँ और मैं सब साहित्यकारों के लिए भी यही कहना चाहती हूँ कि हम पढ़ें अच्छा साहित्य और अच्छा साहित्य समाज तक पहुँचाएँ और जो मूल्यों का मुझे लगता है कि मैंने कई कविताएँ जीवन मूल्यों पर लिखी है उस पर आधारित। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार पुनः हम अपने साहित्य के माध्यम से समाज में जीवन मूल्य स्थापित करें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है बिल्कुल। और अगला प्रश्न भी मैं आपके जो आपका प्रोफ़ेशन है, आपका व्यवसाय है, मैं उससे संबंधित पूछना चाहूँगी कि आप एक शिक्षक हैं, तो शिक्षक होने के नाते आपको क्या लगता है कि एक शिक्षक के लिए साहित्य जो है वो कितना ज़रूरी है? मैम शिक्षक साहित्य को तो जीवन से ही अलग करना मुश्किल है और शिक्षकों के लिए तो निश्चित रूप से साहित्य की जानकारी होना बहुत आवश्यक है और साहित्य से सिर्फ हम अपनी भाषा का ही निर्माण नहीं करते हैं साहित्य के द्वारा और सिर्फ अपनी ही भाषा की साहित्य नहीं, हमें अन्य भाषा के अनुवादित साहित्य के बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है। इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने बच्चों तक पहुँचा सकते हैं, उन्हें भी प्रेरित कर सकते हैं, अच्छा साहित्य पढ़ने की जिन्होंने महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित कर सकते हैं बिल्कुल। ताकि और मुझे पढ़ाते वक़्त भी मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि पढ़ना-पढ़ाना वो तो है ही, वो तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ना ही होगा और एक मिनिमम एजुकेशन होना सबके लिए आज तो आवश्यक है ही, बन ही गया है, जी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैंने हमेशा अपने बच्चों को भी अपने छात्रों को भी यही सिखाया है कि पढ़ लेना ही सब कुछ नहीं है और हम स्कूल सिर्फ पढ़ने ही नहीं आते हैं। जब तक हम एक अच्छे इंसान ना बन जाएँ, हम कभी जीवन में आगे सफल नहीं हो सकते। तो एक जीवन मूल्य बच्चों में देख रही हूँ, जीवन मूल्यों का थोड़ा ह्रास हो रहा है और वह उसके लिए कहीं हम ही ज़िम्मेदार हैं, हम सभी ज़िम्मेदार हैं। बिल्कुल। तो फिर से पुनः स्थापित किया जाएगा, करना चाहिए और मैं बहुत ही आशान्वित हूँ इसके प्रति कि एक ना एक दिन वापस हम सब मिलकर इसे स्थापित करने में सफल होंगे। बिल्कुल। तो अगला प्रश्न पूछने से पहले मैं चाहूँगी कि आपकी जो है एक कविता और हो जाए हमारे श्रोताओं के लिए। आप ज़रूर बहुत ही मैम, प्यारा जो है कविता पाठ करती हैं। धन्यवाद मैम। मैम ये भी सामाजिक सरोकार तो नहीं कहूँगी, हाँ, आज व्यक्ति सभी एक भेड़ चाल चल रहे हैं हम लोग और एक रैट रेस में दौड़ रहे हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि हम सब एक दूसरे को देखकर बस कॉपी करते जा रहे हैं और इतने ज़्यादा हम व्यस्त हो गए हैं अपने जीवन में कि हम कभी रुक कर आत्मचिंतन करने का हमें समय नहीं मिल रहा है। हम सभी दौड़े जा रहे हैं। तो बिल्कुल। मैंने इस पर ये कविता लिखी है और मेरी कविता का शीर्षक है मृग तृष्णा। सभी रैट रेस में शामिल समय के खिलाफ दौड़े जा रहे हैं। सभी रैट रेस में शामिल समय के खिलाफ दौड़े जा रहे हैं, गंतव्य से अनभिज्ञ, दिशा विहीन, निरुद्देश्य। गंतव्य से अनभिज्ञ, दिशा विहीन, निरुद्देश्य, आत्मिक चेतना से शून्य, मृग तृष्णा के सदृश्य, मत भ्रमित, भौतिक वस्तुओं में ढूंढते रहे खुशी, शांति और आनंद। आज हम सभी भौतिक वस्तुओं को एकत्रित करने में इतने लीन हैं कि बिल्कुल। हम आत्मचिंतन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। आंतरिक और बाह्य जगत का असमन्वय, आंतरिक और बाह्य जगत का असमन्वय अभाव की मनोवृत्ति को करता रहा दृढ़। सब कुछ होते हुए भी हमें एक कमी महसूस हो रही है। हर इंसान कहता है पता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता। सब कुछ है लेकिन हम खुश नहीं हैं। आनंद लुप्त हो गया हमारे जीवन से। तो आंतरिक और बाह्य जगत का असमन्वय अभाव की मनोवृत्ति को करता रहा दृढ़, नश्वर स्थूल पदार्थों को एकत्रित करने में रहे लीन। नश्वर स्थूल पदार्थों को एकत्रित करने में रहे लीन, शाश्वत सूक्ष्म होता रहा विलीन। शाश्वत खूबसूरत। सूक्ष्म
होता रहा विलीन। समय सीमा में बद्ध बस निरंतर दौड़ते रहे। समय सीमा में बद्ध बस निरंतर दौड़ते रहे। बिजी सिर्फ स्टेटस ही नहीं, हमारा शब्दकोश बन गया। बिल्कुल। बिजी सिर्फ स्टेटस ही नहीं, हमारा शब्दकोश बन गया। स्वयं के साथ बैठने और चिंतन करने की कभी फुर्सत कहाँ मिली। स्वयं के साथ बैठने और चिंतन करने की कभी फुर्सत कहाँ मिली। मन हमें आगाह करता रहा, पर उसे हम अनसुनी करते रहे। मन तो हमें हमेशा बताता ही रहता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या हम कर रहे हैं, क्या उचित अनुचित, लेकिन हम उसे अनसुनी करते रहते हैं क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं उसे सुनने का। बिल्कुल। और अपनी स्थगित करने की आदत को सुदृढ़ करते रहे। करेंगे करेंगे, पोस्टपोन करते रहते हैं। बिल्कुल। परिणाम से बेखबर जीवन व्यतीत करते रहे। परिणाम से बेखबर जीवन व्यतीत करते रहे। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो समय के खिलाफ दौड़ते दौड़ते समय हाथ से फिसल जाए और हम हाथ मलते रह जाएं। कहीं ऐसा ना हो समय के खिलाफ दौड़ते दौड़ते समय हाथ से फिसल जाए और हम हाथ मलते रह जाएं। बहुत खूबसूरत। और सच में आज के समय में जो मानव है उसका जो हम कह सकते हैं कि आज हमारे जीवन का जो स्वरूप जो बदल गया है, वो बिल्कुल आपने बहुत कम शब्दों में आपने उसकी व्याख्या कर दी है। और बहुत ही खूबसूरत जो है आप कविता पाठ करती हैं। तो धन्यवाद मैम। अगला जो प्रश्न है वो मैं फिर से हम साहित्य की तरफ ही चलते हैं कि हमारे जो छात्र हैं आज के समय में, छात्रों का भी स्वरूप, क्योंकि समाज बदल रहा है, तो बदलते समय के साथ अब शिक्षकों की भूमिका बदली है तो छात्रों का स्वरूप भी बदल गया है। तो बिल्कुल मैम। आज के समय में छात्रों के लिए साहित्य से जुड़ाव होना कितना जरूरी आपको लगता है? मैम मैं तो कहती हूँ कि साहित्य में ही सब कुछ, पूरे जीवन का सार है जी। और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। जी। और अभी तो हमारी मातृभाषा पर और हिंदी भाषा पर तो बहुत ज्यादा सरकार की ओर से भी इस पर जोर है। जी। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा साहित्य पढ़ना चाहिए मैम। इससे उन्हें जीवन के बहुत ही सुंदर अनुभव उन्हें प्राप्त होगा। बहुत महान लोगों के बारे में जानेंगे वो, हमारे साहित्य, हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और वो भी शायद रचना की ओर प्रेरित होंगे। और हम इस तरह के कॉम्पिटिशन्स, प्रतियोगिताएं जितनी भी मुझे लगता है कि कुछ होनी चाहिए जिससे बच्चे आगे आए। तो हमें हमारे स्कूल में इस तरह की होती रहती प्रतियोगिताएं और वे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स आदि में भी जाते रहते हैं। तो बच्चे हमारे स्कूल मैगजीन के लिए भी लिखते हैं। तो बहुत बार हम खुद आश्चर्यचकित रह जाते हैं, बच्चे इतना सुंदर लिखते हैं। बच्चे देखिए आज भी उनका मन बिल्कुल निश्चल और स्वच्छ है। और बिल्कुल। ये हमारे पर, मैं तो कहूँगी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उन्हें किस तरह से सुंदर साँचे में ढाल सकें जी। और वे भी उन्हें साहित्य पढ़ने, लिखने की तरफ प्रेरित करें मैम। बिल्कुल। बहुत तो ही मैं शिक्षकों की ज़िम्मेदारी समझती हूँ और बच्चे देखिए समय के साथ तो हम सभी बदल रहे हैं जी। और बच्चे भी निश्चित रूप से ही बदलेंगे। आज जहाँ कंप्यूटर और ये ऑनलाइन आदि से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं वे कि वे पुस्तक पढ़ना बिल्कुल छोड़ चुके हैं और उन्हें धीरे-धीरे उनके इसके प्रति उनका जो रुझान है, वो कम होता जा रहा है, रुचि कम हो रही है। तो एक बिल्कुल। बार फिर से उन्हें पुनः पढ़ने की ओर प्रेरित करना, ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है मैम। एक बिल्कुल। शिक्षक होने के नाते मैं इसे अपनी ज़िम्मेदारी समझती हूँ। ये शिक्षक और माता पिता, मुझे लगता है दोनों की ही जिम्मेदारी है कि बिल्कुल मैम। बच्चों के हाथ में मोबाइल की जगह जो है एक पुस्तक या पुस्तक कोई किताब जो है उनको ज़रूर देनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। और अगला जो प्रश्न है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल की जो कविताएं हैं, हम देखें तो नारी सशक्तिकरण के ऊपर जो है स्त्रियां बहुत लिखती हैं। और कभी-कभी ऐसा प्रतीत भी होता है कि शायद वो उसके बारे में नारी सशक्तिकरण का सही अर्थ भी नहीं जानती हैं, लेकिन कुछ भी बस शब्दों को जोड़ तोड़ कर और पुरुष को बुरा बताकर जो है इस तरह की कविताएं जो हैं वो लिखी जाती हैं। तो इनके बारे में आपके क्या विचार हैं? मैम मैं तो ये कहना चाहूँगी कि इसे हमें प्रकाशित करने की आवश्यकता ही क्या है कि नारी सशक्तिकरण।
नारी तो शक्तिशाली है ही। हमेशा से ही नारी को पूजनीय माना गया है और शक्ति स्वरूप में देखा गया है। तो और इस तरह की कविताएं जो लिख रहे हैं और जो फेमिनिज्म को लेकर काफी उसको लेकर हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं या एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं और स्त्री को बता रहे हैं कि वह सबसे ऊपर है। तो मुझे तो लगता है हम दोनों स्त्री पुरुष मिलकर ही समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और हम एक दूसरे के पूरक हैं। और स्त्री को लेकर स्त्री विमर्श अलग बात है, लेकिन स्त्री को लेकर और नारी सशक्तिकरण को लेकर हमें निश्चित रूप से आज भी नारी की स्थिति पुरुष सत्तात्मक समाज है ये, तो इसमें तो निश्चित रूप से बहुत सारे बदलाव आए हैं। आज काफी कुछ बदलाव देखते हैं हम हर क्षेत्र में। नारी आगे भी है और पुरुषों के कंधे के साथ कंधे मिलाकर चल रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ अभी भी बाकी है। पर उसके लिए हमें मैंने कविता भी लिखी है आपकी नारी मुक्ति स्वागत है। हाँ जी, तो उसमें भी मैंने यही लिखा है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो नारी किससे मुक्ति चाहती है आखिर, उसने तो सहज स्वीकारा है ये बंधन। तो अगर मुक्त होना है तो उसे स्वयं इसके लिए कुछ करना होगा और उसने स्वयं ही स्वीकारा है। तो इसके लिए मुझे लगता है शिक्षा एकमात्र उपाय है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसके लिए हमें सशक्तिकरण के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम पढ़ें, सभी लड़कियों को पढ़ने का अवसर दिया जाए, वे पढ़ें और आगे बढ़ें और खुले आसमान में बिल्कुल पंख फैलाकर पर फैलाकर उड़ें और ज्यादा से ज्यादा रचना भी करें और अपने को अभिव्यक्त करें। जी, बिल्कुल। और इसके साथ ही जो हमारी बेटियां हैं वो ये भी समझ सके कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों में एक बेहद बारीक अंतर है। वो अंतर जो है हमारी बेटियां समझ पाएं तो सही अर्थों में उनका सशक्तिकरण जो है हम कह सकते सही हैं। बात है। आज केवल स्वतंत्रता के नाम पर हम स्वच्छंद और उच्छृंखल हो रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल। तो यह उच्छृंखलता जो है या फिर हमें पुरुष के साथ पुरुष से भी आगे बढ़ना है और हम किस चीज में पीछे हैं, तो हमें स्त्रियों को बहुत मर्यादा के साथ जीवन, और स्त्री पुरुष दोनों को ही ये सबके लिए लागू होता है, हम सभी को मर्यादा के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए और मर्यादा का ख्याल रखते हुए ही सब कुछ करना चाहिए उस दायरे में रहकर। तो ये बिल्कुल। थोड़ी जो स्वच्छंदता वाली बात है वो थोड़ी उस श्रृंखलता की ओर जा रही है। एक मुझे ऐसा महसूस होता है। विवेकशील जो स्वतंत्रता है, मुझे लगता है कि विवेक के साथ आप अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे हैं तो वो कहीं भी गलत नहीं है। लेकिन केवल अपनी मर्जी विवेकहीन हम जो बात कहते हैं कि अपनी मर्जी का बस करना, अगर आपको जो है उसकी छूट मिल जाए, आप अपनी मर्जी के जो है आपको कपड़े पहनने की छूट मिल जाए, तो उसे हम नारी सशक्तिकरण नहीं कह सकते। नारी बिल्कुल जी, सशक्तिकरण में अपने आप को मजबूत बनाना है, ना कि मनमर्जी चलाने को नारी सशक्तिकरण हम नहीं कह सकते। बिल्कुल सही तो फरमाया। सबके अपने अपने विचार हैं और नहीं, मुझे आशा है बिल्कुल, हमारी बिल्कुल बेटियां जो सही, है। मैं भी आपके मत बिल्कुल। से सहमत हूँ, बिल्कुल। क्योंकि आज उसके नाम पर सशक्तिकरण के नाम पर या स्वतंत्रता के नाम पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो मर्यादा का काफ़ी उल्लंघन हो रहा है। बिल्कुल। और सशक्तिकरण के जगह मैं तो इसे उनका एक एक तरह से वो और नीचे ही आ रही हैं सशक्त होने की बजाय। हाँ। तो उन्हें सशक्त होना है तो उसके लिए उन्हें बहुत ही मर्यादा के साथ और बहुत विवेक के साथ कार्य करना है और आगे बढ़ना है। बिल्कुल। बहुत ही जो है अच्छा ये जो हमारी साहित्यिक चर्चा है ये चल रही है। तो इसके साथ ही अब अगला जो प्रश्न है वो मैं नए साहित्यकारों से जो के लिए जो है वो पूछना चाहूँगी कि आजकल हमारे अब समाज बदलता है तो साहित्य का स्वरूप भी बदल रहा है और हमारे साहित्यकार भी बदल रहे हैं। तो जी, जी। नए लेखक जो हैं अब आप देख ही सकते हैं कि कविता लिखना जो है उतना मुश्किल नहीं रहा है। आप किसी की भी कविता उठाइए, उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए और थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि उसमें ओरिजिनल बनाने के लिए कुछ थोड़ा सा फेर बदल कर दीजिए और उसमें अपना नाम डाल दीजिए। तो इस तरह का ये जो कॉपी पेस्ट वाला जो कल्चर एक आ गया है, जिसे हम साहित्यिक चोरी भी कह सकते हैं, ये जो चल रही है, तो इस ये जो है हमारे नए लेखकों के लिए इस सब से कितना सावधान होने की ज़रूरत है। उनके लिए आप जो है उनके लेखन के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैम ये चिंता का विषय है
जहाँ हमें बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदे हैं, वहाँ नुकसान भी है। चैट जीपीटी में आप डाल दीजिए और कोई भी कविता तैयार एकदम आपके सामने आ जाती है। तो बिल्कुल। अब ये तो पता भी करना मुश्किल होता है कि कौन इस तरह से चोरी करके लिख रहे हैं, लेकिन हाँ, इस तरह की चीज़ें हैं, समाज में ये सुनने में आता है और सुनकर बड़ा अच्छा तो नहीं लगता है। लेकिन मैम बस हम तो अपना कार्य कर सकते हैं और लोगों को अपने काम से ही प्रेरित कर सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी और मैं एक औरों से भी यही कहना एक बड़ा चाहूँगी कि एक्सपीरियंस अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगी कि किसी से इस तरह की साहित्यिक चर्चा चल रही थी और मैंने एक बार माँ पर जो है कविता लिखी भी थी और मैं अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर भी करती हूँ और मैंने अपनी माँ को फ्रेम करके वो कविता दी भी है। तो मतलब ऐसी साहित्यिक चर्चा में एक बहुत अच्छी लेखिका थी, उन्होंने वो कविता सुनाई तो उनको सुन करके मुझे ऐसे लगा कि वो बस वो पंक्तियां ना बस उनमें फेरबदल हो गया है। वो और भी एक हाँ। आप कह रही हैं कि वो कवयित्री हैं मतलब अपने उसमें दायरे में। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं मतलब कभी यस, कभी ऐसे होता है कि हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऐसे लगा कि यार ये तो कुछ कुछ मतलब मेरी बिल्कुल ऐसे कि ऐसा कैसे हो गया, एक जैसे विचार आ गए बिल्कुल सबको और नहीं, सेम उसी में मतलब बिल्कुल सिंक्रनाइज भी ऐसे ही थे, लाइन वैसी थी और तो ये उसी तो तरह मैम के समझ में ही आ गया कि उन्होंने आपकी कविता को ही कॉपी पेस्ट हाँ, किया। तो इस तरह की जो साहित्यिक चोरी है ये हुँ, चिंतनीय विषय है और ये अच्छे सही लोग है। भी जो है स्थापित लोग भी इस तरह की चीजें कर रहे हैं। और मैम इसके प्रति कुछ ऐसा किया भी नहीं जा सकता है। आप कैसे किसको रोक सकते हैं? लोग बिल्कुल जब अपने बस इसके लिए यही है कि हम अपनी कविताएँ जो हैं वो जो मौलिक रचनाएँ हैं उनको एक वो क्या बोलते हैं ना कॉपीराइट आदि यही हो सकता है और तो इसके इससे ज़्यादा क्या किया जाए? मैं तो मैम प्रश्न भी बड़ी-बड़ी नहीं कर फ़िल्में पाई। बनती हैं, वही चोरी हो जाती है और पूरी तो क्या करें मैम? बहुत सारी पिक्चर्स तो एकदम ट्रू कॉपी लग रहा है, अंग्रेज़ी पिक्चर है उसकी, बिल्कुल ट्रू बिल्कुल, कॉपी है मैम। तो मैं तो तो बट प्रश्न भी ये नहीं कर पाई और कुछ और करना तो क्या ही कर सकते हैं अब। मैं अच्छी तो सवाल भी नहीं पूछ पाई उनसे कि आपकी रचना मेरी जैसी क्यों है। तो ओहो! ये तो बहुत ही सच में सोचनीय विषय। बिल्कुल। तो इसके साथ ही अब अगला प्रश्न जो है यही नए साहित्यकारों के लिए हम चाहेंगे कि आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगी? कुछ ऐसे सुझाव जो आप उन्हें दे सकते हैं? मैम, मैं बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि मैं सिर्फ़ अपने मन में जो भाव रहते हैं, उन्हें अभिव्यक्त करती हूँ। मैंने कभी भी सच पूछूँ तो बोलूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाती हूँ, जी, अपने कार्य को लेकर जी। और घर-परिवार, ज़िम्मेदारी, घर में भी बच्चे भी हैं, मतलब मेरे 2 पोते हैं, मेरी बहू है, तो सब कोई है घर में और सभी के हमारे घर में भी कई कुछ हमारे सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, तो मैम सब कुछ लेते हुए मैं तो जब भी लिखती हूँ, मुझे यही लगता है कि सच्चे भाव अगर मन में हों बिल्कुल, और आपकी भाषा भी बहुत आप बहुत ज़्यादा पढ़े भी नहीं हो, लेकिन आप अगर सच्चे मन से अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करें, तो बिल्कुल, आप एक सुंदर कविता या एक सुंदर रचना कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल, सबको यही कहूँगी कि बिल्कुल सच्चे मन से अपने मनोभावों को व्यक्त करें, बहुत स्वच्छंद यहाँ स्वच्छंदता आवश्यक है, बिल्कुल, एकदम स्वच्छंद स्वतंत्र रूप से बिल्कुल दिल खोल के लिखे और बिल्कुल, उस वक़्त ये नहीं सोचना है कि मेरी कविता कोई पसंद करेगा, नहीं करेगा। मैं हमेशा ये सोच कर ही लिखती हूँ, बस जो मेरे मन में आता है मैं लिखती हूँ और अगर आप सब पसंद करते हैं और किसी को अच्छा लगता है तो खुशी तो होगी, वह बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मैं लिखती हूँ इसलिए कि बस मुझे खुशी मिले। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और इसके साथ ही एक और बात मैं हमारे नए लेखकों के लिए कहना चाहूँगी कि हमें लिखने के साथ-साथ ये भी समझना चाहिए कि लेखन केवल आपके मन के भावों की जो अभिव्यक्ति है वो नहीं है, एक सामाजिक ज़िम्मेदारी भी है। हाँ मैम, वो तो आवश्यक है एक एकदम। मैं संदेश तो जो है हमें हमेशा एक अच्छा संदेश, नहीं, हमें सकारात्मक संदेश जो है वो देना हाँ, चाहिए। अपने मन के भाव को किसी भी तरह लिख दें, वो तो ख़ैर वो तो बोलने की बात नहीं है। बिल्कुल, सामाजिक सरोकार से मैं हम आपको सबसे पहले मैंने यही कहा कि जी, मेरा मेरा मकसद ये रहता है कि मैं जो भी लिखूँ हाँ, जो पढ़े उसे कुछ न कुछ उससे कुछ न कुछ वो टेक अवे जिसको वो कहते हैं कि कुछ न कुछ वो लेकर हाँ, जा सके। बिल्कुल, कुछ सीख सके, कुछ समझ सके उसके द्वारा, जी, यही हमेशा चाहती हूँ और मैं अन्य लोगों को भी यही कहना चाहूँगी, लेखकों को और सबको कि जो भी लिखें आप हमेशा एक ज़िम्मेदारी के साथ लिखें, ताकि आप कुछ ऐसी रचना ना करें जो किसी और को प्रेरित करने के बजाय उन्हें कुछ और शायद करने के लिए प्रेरित कर दे। तो बिल्कुल। जिस तरह से आपने बताया, कुछ वैसा ना हो जाए।
कि कॉपी बिल्कुल। पेस्ट। मैम मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरा भी एक अनुभव है कि मैंने नव वर्ष पे कविता लिखी थी और नव वर्ष पे फिर मैंने उसे सबके साथ शेयर किया, जैसे विश की जगह मैंने वो कविता ही भेज दी और 1 साल बाद घूम फिर कर वही कविता किसी ने मुझे ही उनके भेजी नाम है से। और किसी ने मतलब मेरे कज़िन भाई ने मुझे भेजी और वो बोला मैंने कहा तो ये तो मेरी कविता है। तो बोला अच्छा दीदी मुझे पता ही नहीं आप लिखते हो और इतना सुंदर। मैं तो सोचा किसी ने भेजी थी तो मैं आपको भेज दिया। तो उसने ऐसे फॉरवर्डेड भी नहीं था, वो बस उसने अपना नाम वगैरह लिख कर ही भेजा था। तो ऐसा होता रहता है मैम। अब बिल्कुल। क्या है कि सोशल प्लेटफ़ॉर्म में हम चाहते हैं कि भई जाए तो सब लोग पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे, लेकिन लोग उसका गलत उपयोग। ये हम साहित्यकारों की, लेखकों की एक दयनीय स्थिति है कि हमें इस चीज की भूख रहती है, पाठकों की भूख रहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा हमें पढ़ें, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सराहें। लेकिन ये ही आज के समय में साहित्य जो है वो उसका जो स्तर है वो उसके गिरने का कारण भी यही है कि सही कहीं ना बात। कहीं लोगों का जो उसकी उनकी जो रुचि है वो बदल रही है। लोग जो है किंडल पर, मोबाइल पर लगना, यूट्यूब्स और वीडियोस और रील्स, इन सब में इन्वॉल्व होना जो है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। पाठक जो है वो दिन ब दिन घट रहे हैं। और सही बात। विश्व पुस्तक मेला जो है, अगर आपने आप देख भी रहे होंगे, सोशल मीडिया पर लोग बहुत शेयर कर भी रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं कि हिंदी के जो पब्लिशर्स होते हैं उन पर हुँ, भीड़ बहुत कम है। एक तो सही बात है हाँ, मैम। पुस्तक मेला में वैसे ही भीड़ कम है, लेकिन जो भीड़ है वो भी सिर्फ इंग्लिश जो नॉवेल्स हैं, इंग्लिश जो राइटर्स हैं उनके पास है। हिंदी मैम जो लेखक हैं उनके पास मुझे लगता है भीड़ भी बहुत कम हो गई है। तो ये सच में दयनीय स्थिति है हमारे बहुत साहित्य दयनीय की। स्थिति, मैं भी यही सोच रही थी मन ही मन। ये मानसिकता है मैम। हमारी एक मानसिकता है कि अंग्रेज़ी जानना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है बिल्कुल और भाषाएँ सीखना कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, हमें अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा वो जानना भी उतना ही ज़रूरी है और उसके प्रति रुझान बच्चों का कम हो रहा है। मैं तो स्कूल में हूँ, देखती हूँ, बच्चे हिंदी अच्छी तरह से बोल नहीं पाते हैं। वो भी हिंदी भाषा-भाषी जिनके घरों में बिल्कुल। हिंदी भाषा बोली जाती है, वे बच्चे भी अच्छे से हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं। तो हिंदी भी अच्छे से नहीं बोल रहे हैं और अंग्रेज़ी भी अच्छे से नहीं बोल रहे हैं। तो जी। ये बड़ी सोचनीय स्थिति है और इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा वर्तनी की भूल और भाषा तो गलत बोलते ही हैं बच्चे, तो उनकी वोकैब्युलरी भी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो रही है। क्योंकि हम भी बातचीत के दौरान अंग्रेज़ी शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते बिल्कुल। हैं। बिल्कुल। हमारी भी वो हिंदी बोलने की जो पूरी हिंदी, शुद्ध हिंदी जो है वो कहीं पर लुप्त होती जा रही है। आज बोलचाल की भाषा में बात करते हैं तो हिंदी, अंग्रेज़ी दोनों मिक्स करके, दोनों मिलाकर हम बोलते हैं और बच्चे जो सुनते हैं वही वे ग्रहण करते जाते हैं मैम। तो अभी शब्दकोश तो उनका इतना खराब है कि वो हर एक साधारण शब्द का भी बोलते हैं मैम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो वे बिल्कुल। छोटे-छोटे साधारण शब्दों का अर्थ नहीं जानते बहुत हैं। सारे शब्द हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम देखें, हमारी रसोई में भी, जिनका हम खुद भी हिंदी में जो अर्थ है वो वही, नहीं वही जानते मैंने कहा कि हम खुद भी बोलचाल की भाषा में बिल्कुल। अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाषा जितनी शुद्ध बोलेंगे, बच्चे उतना ही सुनेंगे और उतना बिल्कुल। ही सीखेंगे और सबसे ज़्यादा उन्हें हम सब भी यही कहते रहते हैं, शिक्षक भी कि पढ़ो। मुझे यही हमने यही सीखा है और यही जाना है कि पढ़ेंगे तो हम अच्छा बोलेंगे भी और अच्छा लिखेंगे भी। सबसे ज़्यादा आवश्यकता है पढ़ने की। जो पढ़ेगा वो लिख भी सकता है और बोल भी सकता है। जी। अच्छा, तो बिल्कुल। बच्चों को अगर हम लोग एक्सटेम्पोरे बोलेंगे तो कोई भी विषय दे देंगे, साधारण विषय पे भी बच्चे 2-3 वाक्य मुश्किल से बोल पाते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों बिल्कुल। को पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। जी। बहुत सही कहा आपने। और हमारे जो बच्चे हैं, हम देख सकते हैं कि कितनी बार ऐसा होता है दुकानों पर, इस तरह का जो वाकया है वो मैंने बहुत देखा है कि दुकानदार ने बताया कि जो है 75 रुपए हो गए। हाँ, हाँ, तो हाँ। बच्चे ऐसे सरप्राइज कि वो बिल्कुल हैरान है कि आंटी कितने होते हैं। तो फिर उनको हुँ। बताया कि 75। तो ये अपने आप में एक हम देख सकते हैं कि शर्मनाक बातें हैं, बच्चों को हिंदी संख्या शब्द नहीं आते। लेकिन मैम अभी हमारे विद्यालय में तो बच्चों को पूरा 100 तक सारे बच्चों को संख्या शब्द सिखाए जाते हैं। प्राइमरी में वो सीखते हैं और अब वो हिंदी के संख्या समझते हैं। हाँ, इससे बीच में खुश ऐसा हैं काफ़ी बच्चे हो तो। गया था, हाँ। घर में ही मैं देखती थी, मेरी ननंद थी और थी, वो लोग ही नहीं समझ पाती थी, कुछ बोलते थे तो ये भई भाभी ये क्या है? ये कितना हुआ? वो नहीं जानते हैं। हाँ। तो अब वापस से एक बार फिर से हम लोग इस पर ज़ोर दे रहे हैं। अच्छा है बच्चे जितना सीख पाएँ, हमारी बिल्कुल। कोशिश जारी रहेगी। बिल्कुल। तो आगे जो है, अब हम फिर से आपकी साहित्यिक यात्रा पर चलते हैं।
अब जो है आपकी जो भी लेखन आपका जो रहा, आपकी जो ये यात्रा रही, इसमें आपने मुख्यतः किन चुनौतियों का जो है सामना किया? मैम मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशनसीब बोलूँगी कि जी। देखा जाए तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे लिए बहुत ही आराम से रास्ते खुलते गए, मेरे लिए द्वार खुलते गए और मुझे सच पूछे तो कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। जी। और मैं लिखी उसके बाद मैं हाँ, ये ज़रूर था मैं परिवार में थी शायद इसलिए मैं 30 साल बाद वापस लिखना शुरू की। ये ज़रूर आप कह सकते हो पिछले 2-3 साल से ही मैं ज़्यादा लिख रही हूँ। एक लंबे अंतराल के बाद तो शायद वह घर-परिवार में थोड़ी व्यस्त हो गई, फिर स्कूल के साथ घर-परिवार तो चुनौती अगर जीवन में है तो मैं चुनौती को चुनौती नहीं मानती। हमेशा से मुझे लगता है कि वो एक अपॉर्च्युनिटी है जिसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना उसका वो कर लें तो मुझे जी। यही लगा कि मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा समय था ये 2-3 साल पहले जब मुझे सम्मान मिला, उसके बाद एक मन में एक उत्साह था कि नहीं मैं लिखती हूँ और मैं लिखना शुरू किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और जब सा सबने सराहा तो मुझे प्रेरणा मिलती रही और प्रोत्साहन मिलता रहा और मैं लिखती रही। तो चुनौती बोल के मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, अगर समय मिला तो और ज़्यादा समय दूँगी और मैं पढ़ना भी चाहूँगी, लिखने के साथ-साथ और भी ज़्यादा। अभी भी हमें बहुत जो हम सब लिख रहे हैं, मैं और साहित्यकारों को, रचनाकारों को भी यही कहना चाहूँगी कि हमें पढ़ते रहना चाहिए निरंतर, जी। तभी हम ज़्यादा अच्छा लिख पाएँगे। ओके। आज हमारा साहित्य इतना समृद्ध है कि हम सारा जीवन भी पढ़े तो कम है। बहुत ज़्यादा अच्छी रचनाएँ हमारे रचनाकारों ने, कवियों ने मैं ज़्यादातर कविता लिखती हूँ और मैंने लिखा है, मैंने लेख और यात्रा संस्मरण 2-4 ऐसे लिखा है मैंने, लेकिन मैं ज़्यादातर मैंने कविताएँ लिखी है और मेरी जो एकल पुस्तक है, वो भी कविताओं की है। जी। तो मुझे कविता लिखना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ही मुझे अच्छी। ऐसी चुनौती नहीं मिली, मुझे हमेशा सहयोग मिला और मैं मेरी ईश्वर की मुझ पर कृपा है, मैं तो यही समझती हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता है, सिर्फ़ उनकी कृपा से ही मैं और सबके प्यार की वजह से, सबके सहयोग से जो कुछ थोड़ा-बहुत मैं लिखती हूँ, आप सभी के सहयोग से, मेरे सभी मित्रों, परिवार के सब लोगों को मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूँ इस मंच के द्वारा आज और उनके सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और वाक़ई में हम रचनाकार पाठकों के सहयोग के बिना और घर परिवार के सदस्यों के सहयोग के बिना सच में कुछ कर नहीं सकते। जी। तो हमारे अंदर वो इंग्रीडिएंट वो चीज़ वो होनी ज़रूरी है, लेकिन उसे तराशने के लिए, उसे सामने लाने के लिए, उसे सबके सामने लाने के लिए सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है, परिवार के सहयोग की। तो वो हमें मुझे हमेशा मिला। तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने परिवार की। जी। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको जो है इतनी चुनौतियों का जो है वो सामना नहीं करना पड़ा, साधारणतः जो स्त्रियों को करना पड़ता है। तो अब जो है अगला प्रश्न बहुत इस तरीके से है कि आप जो है इस पूरा जब आप पलट कर देखती हैं अपनी इस पूरी यात्रा को, तो क्या ऐसा कुछ आप महसूस करती हैं कि ये आपसे छूट गया? हाँ, ये लगता है कि काश मैं और पहले से लिख रही होती। मैंने आपसे कहा कि मैंने ये जो कविता मैंने अभी सुनाई वो 30 वर्ष पहले लिखा था मैंने, जी। 30 इयर्स बैक। जी। उसके बाद में इस बीच मैंने बहुत कुछ 5-7 रचनाएँ लिखी हो तो लिखी होंगी। जी। 4-5 कविताएँ 30 सालों में मतलब जी। उसके बाद ये 2-4 सालों से मैंने जब लिखना शुरू किया तो मैंने कभी 50-60 कविताएँ तो लिख ही ली है। तो अब मैं निरंतर लिख रही हूँ और बस यही लगता है कि काश पहले मैं और एक चीज़ और भी है मेरे जीवन में, मैं कुछ 2 साल से थोड़ा अध्यात्म से भी जुड़ी हूँ और मुझे लगता है कि हाँ, काश पहले मुझे ऐसा ज्ञान होता, मैं जुड़ पाती, तो मैं शायद मेरा जीवन कुछ और ही होता। मैं औरों को और अच्छे से समझ पाती, सभी को और लेकिन ठीक है, जब भी मिला बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने जब इस बचपन कविता में जहाँ आपने एक तरफ देखा होगा कि मैं फिर से उस बचपन को जीना चाहती हूँ, वहीं पर मैंने बुढ़ापे के ऊपर भी मैंने कविता लिखी है, जहाँ पर मैंने उसे स्वर्णिम पड़ाव माना है जीवन का और अब मुझे इस उम्र में आके ये लग रहा है कि ये मेरे जीवन का सबसे श्रेष्ठ समय है और मुझे जो बीत चुका है उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचती और मुझे यही लगता है कि मुझे आगे क्या करना है और जितना समय है उसे मैं जितने अच्छे से उसका मैं उपयोग कर लूँ। तो रिग्रेट बोल के देखा जाए तो
आता है मन में कभी-कभी, लेकिन मैं उसे दूर कर देती हूँ कि आज जो समय मुझे मिला है और जो सबका सहयोग मिल रहा है और जो मुझे एक रास्ता मिल गया है, तो मैं इस पे आगे निरंतर चलती रहूँ बस। तो मैं ना भविष्य के बारे में सोच रही हूँ, ना भूत, जो समय बीत चुका है, मैं वर्तमान में हूँ और वर्तमान में अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रही हूँ। आप सबका प्यार, सहयोग, इसकी अपेक्षा रखती हूँ और बस ईश्वर से यही कामना है कि मैं साहित्य को कुछ अपनी तरफ से दे सकूँ और बच्चों तक, समाज तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही और बिल्कुल अब हम कार्यक्रम में अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आपकी एक और कविता जो है हमारे श्रोताओं को सुनने को मिले। बिल्कुल मैम। कवि हमेशा, कवियों को ये भूख रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कविता सुना सकें। जी, कोई काव्य गोष्ठी में बैठ जाए तो यही लगता है कि कितनी कविता सुना दें। तो मुझे तो बहुत अच्छा ही लग रहा है आप जो कविता सुनाने बोल रही हैं और मैं बहुत खुश होकर आपको अपनी कविताएँ सुना रही हूँ। तो मेरी ये कविता, इसमें मैंने एक नया प्रयोग किया है, कह सकते हैं कि ऐसा लगेगा कि 2 जन वार्तालाप कर रहे हैं। मेरी कविता का शीर्षक है मुखौटा। तो यह भी सामाजिक सरोकार से जुड़ी एक कविता है और थोड़ा कटाक्ष भी है इसमें। और ऐसा है कि 2 व्यक्तित्व है और 2 तरह की भावनाएँ हैं, जिनके जो एक वार्तालाप के रूप में मैंने ये कविता लिखी है। हर चेहरे पर लगा है एक मुखौटा, हर चेहरे पर लगा है एक मुखौटा, हर अवसर के लिए एक अलग मुखौटा। हर चेहरे पर लगा है एक मुखौटा, हर अवसर के लिए एक अलग मुखौटा। कईयों के पास तो मुखौटों का पूरा वार्डरोब है। कभी-कभी स्विच ओवर भी करना पड़ता है। क्लब से निकले, शोक सभा में जाना है। एक लगाकर और एक साथ में कैरी करना पड़ता है। बहुत खूबसूरत। इसे हल्के में मत लीजिए साहब, यह सबके वश की बात नहीं। यह तो एक अलौकिक कला है। वो क्या कहते हैं? गॉड गिफ्टेड। बिल्कुल। मौका परस्त और सुविधावादी होने में क्या बुराई है? सभी तो ऐसे ही हैं। ज़माने के साथ चलिए, चिल करिए, इन चक्करों में ना पड़िए। ये नैतिकता, अनैतिकता के पाठ ना पढ़ाएं। ये सब बस किताबी बातें हैं। ज़रा प्रैक्टिकल बनिए, दिल से नहीं, दिमाग से काम लीजिए। कहते हैं आत्मा अमर है, मरणोपरांत बस चोला बदल लेती है। पर यहाँ की दिव्य आत्माओं की तो रोज हत्या होती है। मूल्य? जीवन मूल्यों ने तो बहुत पहले ही सुसाइड कर ली है। जीवन मूल्यों ने तो बहुत पहले ही सुसाइड कर ली है। आत्मा, परमात्मा, आप किस दुनिया में रह रहे हैं जनाब? जिससे आत्मा को तृप्ति मिले वही कीजिए, बाकी सभी को विराम दीजिए। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में रह रहे हैं। बहुत आगे बढ़ गए हैं, रोबोट बना रहे हैं। कहते हैं कि उतनी ही कुशलता से काम करते हैं जितना कि हम और आप। अरे वाह, आपने तो खूब तरक्की की। अपने जैसा पुतला खड़ा कर दिया, विधाता को भी मात दे दिया। अरे बनाना था तो अपने से कुछ उम्दा बनाते, बनाना था तो अपने से कुछ उम्दा बनाते, दिमाग के साथ उसमें थोड़ी संवेदना भी डाल देते, दिमाग के साथ उसमें थोड़ी संवेदना भी डाल देते। बहुत खूबसूरत, सच में बेहद ये खूबसूरत जो मैंने है। रोबोट के लिए कहा है कि हमने अपने जैसा पुतला तो बना लिया है और उसमें दिमाग भी है, सब है, लेकिन संवेदना तो नहीं है। तो हम अपने जैसा बना लिया तो बिल्कुल। मैं अपने पे आप जैसा आपने बीच में कहा भी कि चैट जीपीटी से लोग कविताएं भी लिख सकते हैं, लेकिन सही, वही है, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि वो मानवीय संवेदनाएं जो हैं वो चैट जीपीटी से नहीं आ पाएंगी। बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत ही अच्छा और आपने आज जो तो है। टीचर्स की जगह रोबोट पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। वह मानवीय संवेदना वाली बात जो आपने कही वो कहीं भी नहीं है। और वो आज भी, इसके लिए ज़रूर कहना चाहूँगी कि शिक्षकों में भी वह संवेदना, वह पहले वाली बात, जो गुरु के प्रति शिष्यों का सम्मान था और जो गुरु भी जो शिष्य को अपने बच्चों की तरह पढ़ाते थे और उनका भी एक ही मकसद होता था कि जीवन मूल्यों का की स्थापना की जाए, उन्हें जीवन मूल्य सिखाया जाए ताकि वे अच्छे इंसान बने। एक ही उद्देश्य होता था पहले शिक्षकों का। और आज भी हमें, आपको भी शायद होंगी याद, हमारी वो शिक्षिकाएँ, वो शिक्षक जिन्हें हम आज भी याद करते हैं, पर हमें नहीं लगता कि हम ऐसा कुछ करके जाएँगे कि कल हमारे छात्र हमें याद करें। तो मेरी यही एक बस ईश्वर से कामना रहती है, जितना पढ़ाऊँ, जितना भी मैं करूँ, जो भी सिखाऊँ, बस बच्चे हमेशा एक अच्छे रास्ते पर जीवन व्यतीत करें और आगे जाकर वे सत्कर्म करें,
एक सच्चे इंसान बने और आगे बढ़ते रहें, बस यही कामना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश जो है आपने हमारे व्यूअर्स के लिए दिया है। मैं चाहूँगी कि आप कुछ उनके लिए दो शब्द कहें, और कार्यक्रम जो है बिल्कुल हम अंत की तरफ जा रहे हैं अभी। मैम, व्यूअर्स के पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा शो है आपका और मैंने आपके शोज देखे और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहूंगी कि आपका शो ये चलता रहे अनंत काल तक और धन्यवाद। अच्छे से अच्छे साहित्यकार आपके शो से जुड़े और हम अच्छे से अच्छा सुन पाए, देख पाए आपके शो को। और मैं अपने दर्शकों को जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें मैं सादर आभार करना चाहती हूँ। सादर आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद जो भी हमारे साथ जुड़े हैं और जो आगे भी हमारे वीडियो देखेंगे, उन सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं सबको एक ही संदेश देना चाहूँगी कि हमें सकारात्मक सोचना चाहिए जीवन में। अगर सकारात्मकता होगी, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, तो हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं और हम सभी के अंदर बहुत सी पोटेंशियल संभावनाएँ हैं। हम चाहें तो हम कुछ भी पा सकते हैं। मैंने अपने जीवन के अनुभव से ये सीखा और ये देखा कि जो भी मैंने कभी जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, आज आपके सामने शो में बैठी हूँ। ये भी एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि आपकी जो भी आपको अच्छा लगता है, आप उस रास्ते पर आगे बढ़ें और आप ये झिझक छोड़ दें और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें कि आप अवश्य ही सफल होंगे। और अगर हम सोचेंगे तो हम वैसा ही जीवन हमारा होगा क्योंकि और मैं एक बात कहना चाहूंगी जो संस्कार आज हमारे बच्चों में संस्कार की जो कमी देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि सब बच्चे संस्कारी बने और हम एक ऐसा अपने आप को ऐसे उनके सामने पेश करें कि वो हमें देखकर सीखे क्योंकि वो वही सीखते हैं जो हम जैसे हैं हमें देखकर सीखते हैं, हमारे सिखाने से कुछ नहीं सीखते। तो हम बिल्कुल उनके सामने एक आदर्श रूप में जब होंगे तो बच्चे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सीखेंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत बच्चों के लिए मैं ज़्यादा बार-बार इसलिए बोल रही हूँ, एक शिक्षक होते हुए वो बार-बार एक आदत सी हो गई है कि बिल्कुल बच्चे ही बिल्कुल सामने आ जाते हैं। तो बिल्कुल। सबके लिए मेरा यही संदेश है कि आप सकारात्मक सोचें और आप अपने जीवन में आपने जो भी निश्चय किया है उसकी ओर आप आगे बढ़ें। सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ मैम। बहुत बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपके शो में आकर, आपके साथ जुड़कर और बातें करके। बहुत हम तो आपके साथ मैं तो जुड़ी हुई हुई बिल्कुल आपकी ग्रुप के बिल्कुल साथ। बिल्कुल। आगे भी हम एक-दूसरे से मिलते रहेंगे मैम। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं जो है मैं चाहूँगी कविता जी का आभार प्रकट करना, और बिल्कुल आपके लिए दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि एक दो नहीं पूरे गुलाबों की बस्ती है। एक दो नहीं पूरे गुलाबों की बस्ती है, आप मोहब्बतों का इंद्रधनुष है और आप बहुत ही खुशनुमा हस्ती हैं। तो आपका जो है मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और इतना समय निकाल कर जो है अपनी साहित्यिक यात्रा की चर्चा हमारे साथ की। मुझे आशा है हमारे व्यूअर्स में से अगर एक भी व्यक्ति जो है, हमारे दर्शकों में से एक भी दर्शक अगर इस साहित्यिक यात्रा में से कुछ भी अपने साथ ले जा सकता है, अगर उसको कुछ ना कुछ भी समझ आ जाएगा, तो बिल्कुल हमारा जो ये प्रयास है वो सफल हो जाएगा। और मैम बहुत छोटा-सा प्रयास है और मुझे इनफैक्ट मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत गौरव का अनुभव हो रहा है, आपके इस गरिमामय कार्यक्रम में जुड़कर और मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मैं आज इस मंच के साथ जुड़ी और मुझे एक बहुत अच्छा समय मैंने बिताया। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं अगले रविवार तक के लिए, जहां पर हम फिर से हाजिर होंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? हमारे साहित्यकार के साथ उनकी जो यात्रा है उसे जी करके आपको कैसा लगा, उसे सुन करके आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।